अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। इसका दूसरा नाम मीजान थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस भी है, पेपर में दोनों तरह से आता है। तो अब लास्ट जो हमने देखा वो हमने देखा कि भाई न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए एक तगड़ी किस्म की फोर्स चाहिए थी, जिसे हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के तौर पे देखा। और उसकी ताकत हमने मानी कि अच्छी खास 10 रेज पर 38 टाइम थी ग्रेविटी की फोर्स से ज्यादा, और तो इसी तरीके से 100 टाइम ज्यादा थी कूलम फोर्स से ज्यादा। तो जनाब, अब उसके बारे में जो थ्योरी थी, जो आपके पास बुनियाद बनी, वो थी युकावा थ्योरी के नाम से मशहूर है। तो उसी का हमारा आज टॉपिक है, हमने देखना है कि किस अजम्पशन पे ये बेस करती है। शुरू करते हैं जनाब। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का ओरिजिन समझने के लिए हम ये समझते हैं कि ये किस पे लग रही है। ये न्यूक्लियंस पे लग रही है, कि यानी न्यूक्लियंस पे एग्जिस्ट करती है कि आपके पास। तो 1935 में युकावा ने प्रपोज किया कि जो न्यूक्लियर फोर्स है, जिसे उसने कहा मीजान थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, तो उसने प्रेडिक्ट किया कि एक एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल होगा जिसका मैस दरमियानी हिस्से में होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, जिसको मीजान का नाम दिया गया। ठीक है। तो आपके पास इस प्रेडिक्शन की बुनियाद पे, यानी एक क्या सोच थी, उसने कहा कि भाई एक ऐसा पार्टिकल मौजूद होना चाहिए जिसका मैस प्रोटॉन से कम इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। अब ये पार्टिकल क्या करेगा? तो अब जैसे आप जानते हो, आप इससे पहली थ्योरीज के अंदर एक्सचेंज थ्योरी, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स बिटवीन देम। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स में जो मैसेज के बीच में होती है, एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटॉन्स। ठीक है। तो इसी तरीके से युकावा थ्योरी के मुताबिक जो न्यूक्लियर फोर्स होगी न्यूक्लियन के दरमियान में, वो एक कांस्टेंट एक्सचेंज होगा एक किसी पार्टिकल की वजह से। तो उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? मीजॉन्स का नाम दिया गया। बात समझ गए कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए जो हम कहते हैं फोटॉन जिम्मेदार हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ग्रेविटॉन जिम्मेदार हैं, तो इसी तरीके से न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियन के बीच में लग रही है, उसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो मीजॉन्स हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अब ये थ्योरी मीजान न्यूक्लियर फोर्सेस कहती थी कि जो तमाम न्यूक्लियन है वो आइडेंटिकल कोर में है, यानी सराउंडिंग बाय अ क्लाउड वन और मोर मीजान। यानी आपके पास मीजान न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं। अब जरा आगे चल के समझते हैं इस बात को। ये जो कही क्या गई कि बुनियादी तौर पे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच में जो बुनियादी फर्क है ना, वो लाई करता है उनकी कंपोजिशन में। ठीक है, कि वो किस मीजान क्लाउड के अंदर रह रहे हैं। युकावा ने अज्यूम किया कि पाई मेजॉन जो होगा वो एक्सचेंज होगा बिटवीन द न्यूक्लियन, और ये एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज के? न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्सेस के। तो बात आ ठहरी पाई मेजॉन्स पे, कि उसने कहा कि वो जो पार्टिकल है जो कि बुनियाद बनेगा न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर लगने वाली बाइंडिंग फोर्स की, वो पाई मेजॉन्स है। अब इसको दो हिस्सों में ले जाते हैं कि जो फोर्स एक्ट करेगी एक न्यूट्रॉन और दूसरे न्यूट्रॉन, या एक प्रोटॉन से दूसरे प्रोटॉन के बीच में, तो वो हम कहेंगे एक्सचेंज होगा किसकी वजह से? न्यूट्रल मीजॉन्स। आप देखो पाई के ऊपर मैंने जीरो का सिंबल डाला है, तो इसका मतलब इन पे कोई चार्ज नहीं है। तो अब इसका मतलब जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखेगी, प्रोटॉन प्रोटॉन को बांध के रखेगी, वो वाली जो किस पार्टिकल के एक्सचेंज की वजह से होगी? पाई न्यूट्रल पाई मिजान्स की वजह से होगी। अच्छा, तो वो फोर्सेस जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में होगी, तो उनको जो बांध के रखने वाली होगी, वो कहलाएगी वो एक्सचेंज ऑफ चार्ज मिजॉन्स। पाई पॉजिटिव और पाई नेगेटिव होगा। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में पाई पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में पाई नेगेटिव है। आप यहां से समझ सकते हैं कि प्रोटॉन से अगर न्यूट्रॉन में जा रहा है तो आपके पास यहां से पाई पॉजिटिव है, या न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में जा रहा है तो इसी तरीके से आप इसको वाइस वर्सा सोच सकते हैं। तो जनाब, अब आपके पास ये अप्रोच आ गई, प्रोटॉन से प्रोटॉन आप देख सकते हो पाई न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन भी पाई न्यूट्रल है। अच्छा, अब इसको जरा और डिटेल में देखते हैं। युकावा ने एक्सप्लेन किया थ्योरेटिकल ग्राउंड पे कि न्यूक्लियर की जो रेंज है, तो वो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब जो रेस्ट मैस ऑफ मीजान होगा वो 200 टाइम होगा किसके? इलेक्ट्रॉन के मैस से, यानी उस उतना ये उसके बीच में आसपास लाइक करना चाहिए ताकि वो इस रेंज के अंदर हो सके।
ठीक है। अदरवाइज तो अगर जितना इलेक्ट्रॉन से होगा तो अब वो इलेक्ट्रॉन लाइट है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा, उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन का तो न्यूक्लियस के अंदर होना मुमकिन ही नहीं है। तो इसीलिए इस पार्टिकल को न्यूक्लियस के अंदर होने के लिए इलेक्ट्रॉन से कम अज कम 200 गुना मल्टीपल होना चाहिए। तो जो फर्स्ट पार्टिकल इस क्लास में ढूंढा गया वो म्यू मेजान था, जो 206 गुना मल्टीपल था किसके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मगर जब इसकी इंटरेक्शन देखी गई तो ये बगैर इसकी पेनिट्रेशन पावर काफी थी, यानी ये न्यूक्लियस के साथ वीक इंटरेक्शन रखता था, जबकि युकावा थ्योरी कहती थी कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन होनी चाहिए न्यूक्लियस के साथ। तो ये तो आपके पास एक तरह से कंट्राडिक्शन आ गई। फिर तकरीबन 10-12-13 साल का अरसा लगा इस मामले को कि 1947 में डिस्कवरी हुई पाई मेजॉन्स की। तो पाई मेजॉन्स को पाइऑन्स भी हम कहेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रखते थे न्यूक्लियाई के साथ। तो ये बिलीव किया गया कि युकावा इन पार्टिकल्स के बारे में कह रहा था जो वजह बनेंगे किसकी, न्यूक्लियर फोर्सेस की। तो बात आप ठहरी अब पाई मेजॉन्स पे, जिसे हम पाइऑन्स भी कहेंगे। ये वजह है जिसकी वजह से आपके पास न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स आ रही है। अच्छा, तो अब इसका मतलब कि जो ये फोर्स पैदा होगी ये कंटिन्यूस एक्सचेंज होगा पाइऑन्स का बिटवीन द न्यूक्लियन। और ये जैसे आप इस फिग में भी देख सकते हैं कि आपका एक्सचेंज हो रहा है। तो अब जनाब आपके पास क्या होगा कि जो पाइऑन एग्जिस्ट करेंगे, जैसे मैंने कहा 3 स्टेट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। तो जो आपके पास पॉजिटिव रेस्ट मास ऑफ चार्ज पाइऑन है जो आपके पास, वो 273 ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो न्यूट्रल है वो 264 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आपके पास ये अब एक चीज डिस्कवर हो गई। आगे चलते हैं, थ्योरेटिकल एस्टिमेशन पे चलते हैं पाइऑन मास की। तो आपके पास ये जो एक्सचेंज रिएक्शन है ना, ये कुछ टाइम के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट टर्म है जिसमें अब्जॉर्प्शन और मिशन होती है पाइऑन्स के लिए। तो ये जो टेम्परेरी फेलियर होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, इसको हम इस्तेमाल करेंगे पाइऑन का मैस निकालने के लिए। अगर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे जाते हैं तो डेल्टा ई डेल्टा टी, यानी एनर्जी और टाइम आप साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। तो डेल्टा ई किसको जाहिर करेगा, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, डेल्टा टी अनसर्टेनिटी टाइम इंटरवल जो इजेक्शन होगा पाइऑन का, और या आपके पास जो अब्जॉर्प्शन होगी, कैप्चर होगा पाइऑन का किसी दूसरे न्यूक्लियन से। एच कट H/2 पाई होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट पे आता है। अब अगर हम न्यूक्लियर फोर्स की रेंज निकालें तो 15 फर्मी यानी 1.5 10⁻13 सेंटीमीटर में जाया जा सकता है। स्पीड ऑफ लाइट से अगर हम इसे माने तो आपके पास डेल्टा टी आर बाई सी, यानी एस इज इक्वल टू सी टी, एस इज इक्वल टू वी टी वाले कंसेप्ट से निकाला है हमने। तो आर बाई सी, आर भी पता है, सी भी पता है, तो टाइम फैक्टर आ गया आपके पास। अब एनर्जी निकाली जा सकती है, एच कट ओवर डेल्टा टी, एनर्जी आ गई थी, आपके टाइम आ गया था एच कट में वैल्यू डाल के 132 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो 132 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये अब आपको यहां से मैस निकाला जा सकता है कि जो पाइऑन आपके पास क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, उसका जो आप मैस निकालेंगे तो वो आपके पास मच क्लोज आएगा मैस ऑफ पाइऑन 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी एग्जैक्ट होता है अगर एग्जैक्ट मैचिंग की जाए। तो ये एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया। तो ये प्रूव करता है कि एक्सचेंज पार्टिकल जो इन्वॉल्व होगा न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स के लिए, वो आपके पास पाइऑन ही होगा, जो कि युकावा ने प्रेडिक्ट किया था। तो ये एक तरह से आज के टॉपिक में हमें पता चला कि जैसे आपके पास यानी ये जो फोर्स की जनरेट होने की वजह बन रही है, जो बाइंड करने की वजह बन रही है, तो एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल की 3 नेचर हो सकती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। वो हमने देख लिया कि जब प्रोटॉन टू प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन होगा तो वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन होगा तो वो पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन होगा तो वो नेगेटिव की सूरत में आ जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।